दोस्तों, रामदेव कहते हैं कि एलोपैथिक स्टूपिड साइंस है, जिसकी वजह से उनको आज एफआईआर और उनको अरेस्ट करने की मांग हो रही है। आईएमए के काफ़ी सारे डॉक्टर्स और कई सारे पत्रकार और काफ़ी लोग उनकी अरेस्ट की मांग कर रहे हैं। उन्होंने किस वजह से उसको स्टूपिड साइंस बोला वो एक अलग विषय है, लेकिन मेरे दिमाग में भी एक विचार है जिसकी वजह से मुझे भी लगता है कि एलोपैथी एक स्टूपिड साइंस है। और मैं बेसिर पैर की, बिना तथ्यों के, बिना फैक्ट्स के या बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी सॉलिड ग्राउंड के मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ। इसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे 2-3 रीज़न है। उसमें से सबसे पहला मैं एक रीज़न बताऊँगा कि आपको पता है कि जॉर्ज वॉशिंगटन की मृत्यु कैसे हुई थी, वो उनकी मौत कैसे हुई थी। उनकी मौत इसी एलोपैथिक, स्टूपिड एलोपैथिक की वजह से हुई थी। आज तरक्की की है, कुछ शोध हुए हैं, कुछ रिसर्च हो रहे हैं और बेटर हो रहे हैं, लेकिन इट वॉज स्टूपिड एंड समहाउ इट इज़ ऑल्सो स्टूपिड इन सम केस इन टुडेज़ वर्ल्ड ऑल्सो। अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलाज करने आया है, जो उनको देखने आया है, तो वो कितना बड़ा डॉक्टर होगा? कोई छोटा मोटा डॉक्टर तो होगा नहीं। तो वहाँ का सबसे प्रचलित, सबसे बेस्ट डॉक्टर होगा जो कि प्रेसिडेंट का इलाज करने के लिए आया था। तो जब एक प्रेसिडेंट का इलाज करने के लिए एक व्यक्ति इस तरीके की चीज़ कर रहा है, उससे एक व्यक्ति की मौत हो जा रही है, तो इसको आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद सोचिए कि क्या कहेंगे। तो जहाँ तक रामदेव जी की बात है, अगर वो कह रहे हैं कि इट इज़ अ स्टूपिड साइंस और इट वाज अ स्टूपिड साइंस, तो कुछ हद तक सही है। और लोग ये कह रहे हैं कि रामदेव गलत है, कॉमन आदमी भी कह रहे हैं कि रामदेव गलत है। तो अगर रामदेव जी कह रहे हैं कि आयुर्वेद एक स्टूपिड साइंस है या स्टूपिड साइंस था, तो वो सही हैं कुछ हद तक और किसी ग्राउंड पे सही हैं। तो उनको स्टूपिड कहना, फूल करना, जो लोग बेवकूफ़ी की वजह से उनको गलत कह रहे हैं कि वो उन्होंने गलत कहा, वो इस वजह से गलत कह रहे हैं क्योंकि उनको खुद को नॉलेज नहीं है। व्यक्तियों को खुद को नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो ये कोई चीज़ सही भी अगर बताता है तो वो उसको कहेंगे नहीं ये ख़राब है। उसी तरीके से आपको ये बताया जाए कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हैं, जो जिन्होंने अभी तक 50,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज किया है और स्वस्थ किया है, उसमें एक भी मौत नहीं हुई है, और वो भी बिना पैसे के, एक भी बिना रुपया लिए हुए उन्होंने 50,000 लोगों को ठीक किया है। और उनकी डिटेल, उनकी जानकारी उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री को भी दी है, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी तक उस पर देखा नहीं है, उसको हरी झंडी नहीं दी है। तो ये एक सौतेलापन आयुर्वेद के साथ और इस चीज़ों के साथ जो होता है भारत में या कहीं पे भी, तो इसकी वजह से लोगों को यकीन नहीं होता। क्योंकि कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल, एक बड़ा ग्रुप नहीं चाहेगा कि उसकी जो पद्धति है या उसकी चीज़ें हैं उसको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे। इसीलिए आज भी हमारे देश में होम्योपैथ और आयुर्वेद हीन भावना की दृष्टि से देखे जाते हैं, या उस दृष्टि से नहीं देखे जाते, उस दृष्टि से उसको वो प्रतिष्ठा नहीं मिलती, वो सम्मान नहीं मिलता जो उसको मिलना चाहिए। डॉक्टर परमेश्वर, गो अहेड, व्हाट डू यू मेक ऑफ रामदेव्स कमेंट्स? बरखा जी, पहले तो मैं आपको एक पार्शियलिटी की जो है शिकायत दर्ज कराना चाहूंगा कि सो कॉल्ड मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो मीडिया है वो भी अमीरों और मजबूतों की सुनवाई करता है। जब हमें आयुर्वेद डॉक्टर्स को झोला छाप कह के, क्वैक्स कह के, अनसाइंटिफिक कह के, नॉन प्रैक्टिकल कह के रोज रोज हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है, तब आप इस तरह के शो अरेंज नहीं करते। ये पहले तो मैं ये शिकायत दर्ज करना चाहूंगा आपको। दूसरा, जिन्होंने 5.5 साल बीएमएस कोर्स किया एज पर द गवर्नमेंट लाइन एंड उसके बाद 3 साल एमडी किया, 8.5 साल हम भी साइंटिफिक तरीके से उस तरह से ट्रेंड हैं, जब हमें झोला छाप कह के बुलाया जाता है, जब हमें अनसाइंटिफिक कहा जाता है, जब हमें क्वैक्स कहा जाता है और रोज रोज कहा जाता है, तब कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजी, मैं तो ये पूछता हूं कि पहली वेव में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आई थी, बहुत दबा के चली, अमेरिका तक ने हमसे इंपोर्ट किया, तो वो गायब कैसे हुई? अगर वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन थी तो कैसे उसको बाद में ये कह दिया गया कि ये बिल्कुल काम नहीं करती है, इसको छोड़ दो? तो मुझे वो बताएं कि किन्होंने उस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के फेवर में एविडेंस कलेक्ट किए थे? क्या उनका प्रोसिक्यूशन होगा? कितने लोगों की हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खाकर के साइड इफेक्ट हुए? क्या उनका प्रोसिक्यूशन होगा कि आखिर किसने उसके फेवर में एविडेंस कलेक्ट किए थे? अगर आज रेमडेसिविर मेडिसिन को लेकर के ये कहा जा रहा है कि सब काम नहीं कर रही है, तो हु हैव कलेक्टेड एविडेंसेस इन फेवर ऑफ रेमडेसिविर? हु हैव कलेक्टेड एविडेंसेस इन फेवर ऑफ प्लाज्मा थेरेपी? सो मुझे ये बताइए कि जब मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर चिल्ला के ये कह रहा हूं कि मेरे पास जितने पेशेंट आए हैं और पहले दिन से आयुर्वेदिक मेडिसिन लिया, उनको कुछ नहीं हुआ, मेरी मेडिसिन को आज कंसीडर नहीं किया जा रहा है। और रिसर्च की बात करें तो आपके पास पेशेंट है,
और पेशेंट जो है उसको कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है, पेशेंट्स के अटेंडेंट कह रहे हैं, उसके फैमिली वाले कह रहे हैं वी वांट टू ट्राई आयुर्वेदिक मेडिसिन, बट देयर इज नो हॉस्पिटल गिविंग देम परमिशन टू ट्राई आयुर्वेदिक मेडिसिन। मैं तो अभी कोविड से अभी निकली हूँ और मुझे भी कई दवाइयां दी गई जिसका नेगेटिव इफेक्ट मैं भी झेल रही हूँ. That is a different argument in a disease which the world has not understood. Some treatments will be experimental. So, for example, in the beginning, there was some belief that remdesivir works. Now, WHO has removed it. There was some belief that HCQ works. Now, it has been removed. बरखा जी, मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूं, मैंने इस कोविड काल में 1000 नहीं, कम से कम 10,000 पेशेंट्स को अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन देके ठीक किया है, एंड सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर मी आल्सो। Without allopathy. Yes. Without allopathy, even without the use of paracetamol, I have treated COVID patients, and you will not believe. एलोपैथ जो है 1810 में स्टार्ट हुआ था। जो हिप्पोक्रेटिस हैं, जो एलोपैथ के जन्मदाता हैं, वो ये कहते हैं कि क्योर रेयरली का समझते हैं मतलब कि क्या हुआ कि जो एलोपैथ है उसमें क्योर रेयरली और कंफर्ट ऑलवेज। तो जो मैं बात अपनी पुरानी चीज़ों में कहता आया हूँ कि एलोपैथ एक टेम्परेरी रिलीफ दे सकता है, आपको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन क्योर नहीं कर सकता। तो क्योर आप एलोपैथ में ढूंढ ही नहीं सकते। और वो हिप्पोक्रेटिस जो एलोपैथ के जन्मदाता है वो भी यही बात कर रहे हैं कि क्योर रेयरली एंड कंफर्ट ऑलवेज। तो आप मेरी बात को मत मानिए, हिप्पोक्रेटिस जिसने एलोपैथ बनाया है, जिसके ऊपर ये एलोपैथ की धारणा है, और हर डॉक्टर जो भी एलोपैथ को की प्रैक्टिस करता है उसको ये ओथ लेनी पड़ती है, उसको शपथ लेनी पड़ती है, हिप्पोक्रेटिस ओथ। और हिप्पोक्रेटिस ओथ इसलिए ली जाती है ताकि जिसने उसको जन्म दिया है, जो उसका जन्मदाता है, उसके लिए वो शपथ ली जाती है। तो हिप्पोक्रेटिस की बात को मानिए कि क्योर रेयरली और कंसोल ऑलवेज। और जहाँ पे आयुर्वेद की कहें तो आयुर्वेद 2500-3000 हज़ार साल पुराना है। और जब आयुर्वेद 2500-3000 हज़ार साल पुराना है तो आप ये समझिए कि वो पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, और फिर लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से, हमारे वेस्टर्नाइजेशन कल्चर की वजह से आयुर्वेद मर गया। उस आयुर्वेद ने दोबारा जन्म लिया है, लोगों ने उसको दोबारा खड़ा किया है, और वो भी अभी उस हालत में है कि वो एक बूढ़ा होता है व्यक्ति, उसको जितना एक्सपीरियंस होता है वो है, अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। कई लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूएसए में भी उसको प्रैक्टिस किया जाता है। डॉक्टर वसंत लेड हैं जो यूएसए, मैक्सिको, रशिया में उसके प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट सेंटर है, लोग वहाँ ठीक हो रहे हैं। लोग भारत से यूएसए जाते हैं। तो जॉर्ज वाशिंगटन की कहानी सुनिए कि एलोपैथ जो ये कहता है कि इस तरीके की चीज़ है, इस तरीके से ठीक होगा, और एलोपैथ के डॉक्टर ने जो वो काम किया उस वजह से जॉर्ज वाशिंगटन की मौत हुई। वो इसी वजह से हुई, उसकी नसें काटने की वजह से। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे तथ्यों के आधार पे चीज़ों को बयान कर रहा हूँ। इन चीज़ों को आप तक लाने का एक ही कारण था ताकि आप जानें, समझें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और फिर देखें कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। हम अपनी ही चीज़ों को नकारते हैं, लात मारते हैं, अपनी चीज़ों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, और फिर हम ये कहते हैं कि दूसरी जगह पे आपको ठीक नहीं हो रहे। तो जिस तरीके से आप एलोपैथ पे विश्वास करते हैं, उसी तरीके से अगर आप आयुर्वेद पे विश्वास करें तो आप ठीक हो सकते हैं बिना किसी पैसे के, बिना किसी ज़्यादा खर्च के। आप पैसा, मेहनत, समय तीनों खर्च करके आप एलोपैथ का ट्रीटमेंट कराते हैं, और एलोपैथ के ट्रीटमेंट में कभी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता, परमानेंट क्योर नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ कंट्रोल होता है। हिप्पोक्रेटिस की बात माने तो, और अगर हम भी देखें तो हम भी अपनी लाइफ में जो चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे उसमें ये पता चलेगा कि एलोपैथ के इलाज से क्योर कभी नहीं होता है, हमेशा कंट्रोल ही होता है। डायबिटीज़ जो ये कहते हैं कि इंडिया नंबर 1 डायबिटिक है पूरे वर्ल्ड का, तो उसमें डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अगर डायबिटीज़ आपको हो गई तो पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी। यानी एक दवाइयों का बिजनेस है जो कि पूरी ज़िंदगी तक आपको बांध के रखता है। In the medical textbooks it is written that you must eat wheat only because wheat gluten is a direct poison to the pancreas's beta cells. So if you start eating wheat, you are permanently diabetic as long as you live. Even if you live 10 years extra, it is good business for them because 10 more years you will buy their medicines. Did you get that? But look at this poor rice, brown rice, has a cover which we call as taudu, which has got a chemical called metadicol, which is a treatment for diabetes. Question is how much you eat. So don't eat anything in excess, but what you love to eat. This is the best philosophy in life. Now this is how we chronify disease. So our biggest problem is diagnosis. An American professor at Yale, she wrote a beautiful study in the American Journal of Medicine, which is called
the end of disease era. She said, if we go after diseases, all people will be sick. So the whole population is sick for us to treat, which is a good catchment area, and we can make better business. कैंसर का कोई क्योर नहीं है, कैंसर का सिर्फ कंट्रोल ही है, कीमोथेरेपी और बहुत तरीके की चीज़ें, वो भी आपको क्योर नहीं देती, वो भी कंट्रोल ही देती हैं. The whole cancer industry is fraud. Cancer research is fraud. Cancer charity is a fraud, he says. Not once, several times. So, there is this filth everywhere. One of my former chiefs in Harvard did a study. He is about 94 now. He even now conducts studies. He's alive and healthy. He's the man who invented that shock you give to patients in the defibrillator. It's called Lowndes defibrillator. His name is Bernard Lown. He's a Nobel laureate. What he did was, over the last 5 years, some 600 patients were sent for bypass surgery. Those days we were doing it with a laser tip. And bypass surgery, what's called transmyocardial revascularization. So he said, none of these people require it. So one by one as they came, first one went to theatre A, second one went to theatre B. And in theatre A, the protocol was anesthetize, operate, send. Theatre B was anesthetize, keep him lying down there for 1 hour, wake him up, and then tell him you had a wonderful operation and send him home. Do you want to know the study's results? These people who went to theatre B, they're all fine even now. Thallium study showed their myocardium is completely revascularized. And those who went to theatre A, the first 30 days after myocardial infarctions, revascularization, a lot of people die. This is called the 30 days death rate. Here there are 2 people who died in B, 8 people died in A. And now, other than the 2 people who died, rest of them are all fine. And on the other side, half of them had open bypass surgery after that because they had intractable pain. One half of the other half, they are in heaven with their maker. The other half of the other half is having ADR, adverse drug reactions. So even surgery to a great extent is a placebo effect. I have had surgery, that's it. They are fine after that. तो मेरे ख्याल से इतनी सारी चीज़ों को दिखाने के बाद, बताने के बाद, तथ्यों को आपको बताने के बाद शायद आपको थोड़ी सी नॉलेज आई होगी. और ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये कोई ज्ञान नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये जानकारी है. हम किताबों में देखी पढ़ के और वो समझ लेते हैं कि किताबों में लिखी हुई पढ़ी हुई चीज़ें वो ज्ञान है. वो ज्ञान नहीं होता, वो इन्फॉर्मेशन होती है. तो मैंने आपको एक जानकारी दी है, मैंने ज्ञान नहीं दिया आपको. तो अगर इससे आपको कुछ पता चला, समझा, आपको पॉजिटिव वाइब्स आई, पॉजिटिव आपके अंदर चेंज आया और आपको कुछ चीज़ की जानकारी हुई और आपको लगता है कि ये जानकारी मुझे किसी और को भी पहुँचानी चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर करें लोगों तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कोशिश करें कि इसको पहुँचाएँ. आपको देने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर मैं आपको बताने लगूँ तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन बातें ख़त्म नहीं होगी. और लोग ये कहते हैं कि एलोपैथ के पास तो बहुत कुछ है, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, सब कुछ कर सकते हैं, इतना वास्ट है, इसकी ब्रांचेस निकलती जा रही हैं, साइकोलॉजी की अलग ब्रांच है और कई सारी चीज़ों की अलग ब्रांच है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको भ्रमित करती हैं. एक और टेस्टिमोनियल से, एक और केस स्टडी से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आयुर्वेद से आप खुद से ठीक कर सकते हैं अपने किसी भी रोग को, और आप खुद ही ठीक कर सकते हैं अपने आप को. अगर आप चाहें तो आपका जो शरीर है वो खुद को ठीक कर लेता है. नॉर्मन कज़न एक जर्नलिस्ट थे जिनको जो प्लेन की हीट होती है उससे कोई दिक्कत हो गई थी और डॉक्टर ने बोला था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक ज़िंदा रह सकते हैं. लेकिन उसने अपने आप को खुद से ठीक किया और 6 महीने में उसने खुद को रिकवर कर लिया, पूरी तरीके से ठीक किया और अगले 20 साल तक भी वो ज़िंदा रहे. तो एक डॉक्टर ने पूरा एनालाइज करके अगर एक व्यक्ति को बता दिया कि आप मर जाएंगे, 3 महीने की ज़िंदगी है, और वो इतने समय तक ज़िंदा रह गए, तो हमेशा खुश रहा, खुश रहने की कोशिश की और उसके बाद उसने पूरी तरीके से रिकवर कर लिया. तो आप इसको क्या कहेंगे? क्या वो साइंस सही था या वो व्यक्ति सही है जो इतने दिन तक ज़िंदा रहा, जिसने रिकवर किया? क्या ये स्टूपिडिटी है या फिर एक वो स्टूपिडिटी थी? एक डॉक्टर ने बताया कि आप ज़िंदा नहीं रहेंगे और आप ज़िंदा रह गए, तो हु वाज स्टूपिड? तो ये वीडियो था स्टूपिडिटी के ऊपर. स्टूपिड कोई नहीं है, ना एलोपैथ स्टूपिड है, ना आयुर्वेद स्टूपिड है, कोई भी स्टूपिड नहीं है. स्टूपिड कौन है? स्टूपिड है हम. इंसान स्टूपिड है जो कि अपने दिमाग का उपयोग नहीं करता. भगवान ने आपको दिमाग दिया है, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी अगर आप उनकी बातें मान रहे हैं कि ये कर लो, ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, इस तरीके से डरा रहे हैं, तो डर की वजह से हम लोग बीमार होते हैं और फंसते हैं.
आपकी इम्यूनिटी आपके शरीर के अंदर ही होती है, किसी टीके से नहीं आएगी आपके अंदर। कोई टीका या इंजेक्शन लगा दिया इम्यूनिटी आ गई, इम्यूनिटी बिल्ड होगी। इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर होती है और हम उसको, जब हम खुश रहते हैं तो इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग रहती है, जब हम डरे होते हैं, सहमे होते हैं, दहशत में होते हैं तो इम्यूनिटी कम होती है। और ये साइंटिस्ट भी कहते हैं, साइंटिस्ट भी ये बात कहते हैं कि अगर आप डर और दबाव में हैं तो आपकी इम्यूनिटी कम होती है, और आप जब खुश हैं, चित्त आपका प्रसन्न है तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आपको कोई भी रोग नहीं लग सकता, किसी भी आप रोग को नहीं अपने अंदर हावी होने दे सकते। If you want to get lifelong immunity for a disease, you must suffer from the disease. That's the best way to do it. Because your body produces antibodies, and many of them may not be lifelong. Now, to say that the present chemically altered vaccines produced from various sources having such preservatives which are very dangerous to human body, that you should load a young child, newborn child. In the United States, about 59 vaccines are given to a child. तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खुश रहिए, डर से बचिए, और इस तरीके के से जो मेडिकल जो एलोपैथ है उसमें आपको डर का ही डराए ही जाता है कि आप ये कर लीजिए, आप ये हो जाएगा, ये कर लीजिए, वो हो जाएगा। आपको चेकअप्स के लिए इनवाइट किया जाता है, हेल्थ चेकअप्स कराइए, और हेल्थ चेकअप जब आपके सामने आता है तो आपको कुछ ना कुछ, आप ठीक भी होते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें निकल आता है। उसमें ये निकल आएगा कि कैंसर होने लगा है आपको, और कैंसर से लेके आप डर जाते हैं, फिर आप भागते हैं और इम्यूनिटी आपकी कम होती है, रोग और आपको घर करने लगते हैं, फिर आपको लगता है कि हाँ मुझे एक्चुअल में कैंसर हो गया है। ऐसे कई सारे टेस्टिमोनियल हैं जिसमें कि आपको एक रोग बताया गया है और आप रोगी बन गए हैं, रोग ना होते हुए भी, और फिर चलता है दवाइयों का बिजनेस, ट्रीटमेंट का बिजनेस, मेडिकल इक्विपमेंट्स का बिजनेस। Absence of disease. Now for that we have created a business called checkup. Checkup. You are fine, no? You are fine, but you go to a checkup, you come out as a patient. I'll tell you why. It is very simple. Don't laugh. I'm serious about it. Very serious. Because today you have a TBS, total body scanner, which scans 500 parameters of your body. Okay. Now a little statistics, even a child knows that what are we doing in medicine for the human body? We say your normal blood pressure. What is normal? What is your normal blood pressure is not what my normal blood pressure. Mahatma Gandhi's blood pressure is 210 by 120 all the time. And Sushila Nair was not getting sleep. Mahatma Gandhi was getting good sleep. And the old man died of a complication of hypertension, brain death, heart disease, and this and that. Unfortunately, Godse helped him not to suffer from any one of that. So we must thank Godse for that. See, what is happening here is, I have a friend of mine who started Nimhans as the first founder director, R.V. Verma. R.N. Verma is now 89, 91. This man has been seeing me for the last 45 years saying that his blood pressure is 90 by 40. I told him, why are you worried? Brian Bach's blood pressure is 60 by 40. And he is the strongest man in the world. So what is the problem? He said, see, with the doctors always tell you something to boost the blood pressure. I said, Anganda Buttadi, Ingalirikum. He put 92 years, he says, this man kept me alive for 45 years. I said, I didn't keep alive that man. So you will never die, you can't die. So your blood pressure is what is your blood pressure. So what is the textbook's blood pressure? It's called the average, statistical average. You check, our friend knows, all chartered accountants understand, actuaries understand that. You take 1,000 people, check their blood pressure, and no blood pressure can be checked correctly by a human being because the very physics of blood pressure is wrong. I won't go into that because it will confuse you. Come back to this. Now what has happened is, you check 1,000, plot it on a XY graph. Okay, na? Correct me if I'm mistaken. Then you have a Gaussian curve called the bell-shaped curve, right? Yes. Then you say mean, plus 2 standard deviation. Now that comes to whatever. Now I'll give you an example. What is the normal height of an Indian male? Gaussian curve, 5.4, 2 plus this side, that side. 5.2 plus 5.6, you're normal. Okay? Right? Amitabh Bachchan comes for a checkup. 6.2. Our treatment is cut his legs to make him 5.6. अरे वो तो हम करते हैं ना, शुगर को क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, वही करते हैं. Then next day Jaya Bachchan comes for a checkup. She is 4.6. Transplant that leg to her. Day in and day out, we doctors are doing this, trying to correct the statistical average, which we tell the common man as normal. So average becomes a normal
there will be what are called false positives. For every parameter, the false positive is 5%. Right, sir? Yes. Now calculate, I'm telling you. When you check 500 parameters, what is the false positive? 2,500. So 100 people go for a checkup, 2,500 patients come out. Isn't that a good business? So there was this professor of medicine in America, her name is Leon Eisenberg, and this girl was 52 years old and she was a very brilliant professor and she was worried about what she was teaching. One day she asked the brightest class boy who passed out, came to her, she said, who is a patient, she asked. She was expecting a very esoteric answer. The boy very simply said, a man or a woman who sees a doctor becomes a patient. She had a shock of her life. She said, then when does he become a man or a woman again? The student thought for a while and said, rarely ever, madam, if ever, full stop. This girl resigned her job as professor of medicine at the age of 52 because she said everything is wrong about medicine. And she sat the MCAT test. MCAT is CET, GET, whatever he has, and got a good grade, joined the medical school. That medical school, a student again, went through 4 years and came out and said, everything that we teach is wrong. Did you get it? You haven't got it because it's not publicized. That article is suppressed. This is very interesting. The first article which studied diet and heart started in 1954, ended in 1959, spent $110 million of the taxpayers' money in America, and the study said diet has nothing to do with heart disease. But by 1959, the myth of fat has gone so much that we have started getting fat-lowering drugs, cholestyramine. Have you seen that drug? You have to take 8 tablespoons of that in the morning. It is like sand, and most patients used to vomit it. And that was the beginning of the cholesterol too, the statin today. 25 rupees a tablet you give, take it, it kills you. 10% of people who start statin, their blood sugar starts going up. 10% of statin users become diabetics. So 11 million people take statins in India and 1.1 million diabetics are added every year. Then we proclaim on the other hand by the diabetic drug people, he said India is the capital of diabetes of the world. False. The truth is, India is the best country to have diabetes because Americans are following Indian rice diet for diabetes. South Indian rice diet. Idlis in the morning, brown rice in the afternoon, and brown rice in the evening, and a little fruits here and there 6 times a day, 8:30, 10:30, 12:30, 3:30, 6:30, 9:30. Small feeds. And don't ever see wheat because wheat contains gluten. Gluten goes directly to the pancreas and maintains your diabetes. If you're a diabetic, wheat maintains your diabetes. Good to know because we want diabetes to be maintained. This is called disease mongering.